राधे राधे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा था, हमने एक कल से नई सीरीज़ स्टार्ट करी है और इसमें हम कल की क्लास में परसेंटेज पढ़ चुके थे और परसेंटेज के मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे आपको। और मैंने बोला था ये प्रैक्टिस का सेशन हम डेली कंटिन्यू करेंगे और उसका आज सेकंड डे है और कल की क्लास में हमने कुछ 10 to 15 क्वेश्चन आई थिंक अप्रॉक्स करे थे कंप्लीट। और आज उसका सेकंड डे है और हम सेकंड डे जो क्वेश्चन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, मैंने बोला है कि जो जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, चाहे वो मेंस के लिए हो चाहे वो प्री के लिए हो, दोनों को अपने को क्या है प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये बात बोली थी कि आप कितने ही कंसेप्ट को पढ़ लें, लेकिन यदि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है ना तो कहीं ना कहीं आप लैग कर जाएंगे। ठीक है, हमारी प्रैक्टिस की जो क्लास है आज हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है आपको ध्यान से, है ना, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने में ही आधा जो होता है ना कंसेप्ट वो क्लियर हो जाता है। यदि आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेते हैं ना ध्यान से, तो उसमें ही 90% तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब 90% तो सॉल्यूशन वहीं हो गया है, 90% जंग आपने वहीं जीत ली है। तो सबसे पहला काम है कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसको पूरी बातें एक बार में समझना है। एग्जाम में कभी भी ऐसा ना हो कि क्वेश्चन को आपको डबल वही लाइन डबल से पढ़ना पड़े, मतलब एक लाइन को ही डबल पढ़कर आपको समझना पड़े। ऐसा करने से ना आपका समय जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको टाइम बाउंडेशन होती है अल्टीमेटली, है ना। तो हमको टाइम बचाना है ना, तो क्वेश्चन को एक बार में आपको प्रॉपर तरीके से रीड करना है। देखें क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ बॉयज, बाइलिंगुअल हो गया है, कल शायद से बाइलिंगुअल नहीं था, आज से बाइलिंगुअल करवा दिया है अपन ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का जो एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं उनका जो रेशियो है वो 9:7 है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूं, बॉयज और गर्ल्स की बात कर रहा हूं, बॉयज और गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स जो एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं ना, उनका जो रेशियो है वो 9:7 है। 9:7 है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं ये 9:7। आगे क्या बोला है, 9:7 था, देख लें आप, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात। उसके बाद क्या बोला है कि परीक्षा पास करने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या 3:2 है। मतलब पास करने वालों का रेशियो 3:2 है। ठीक है, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम आगे को लाइन देखते हैं। इफ 60% ऑफ गर्ल्स पास इन द एग्जाम, देखो ये लाइन काम की है। इसमें बोला है यदि 60% लड़कियां पास हो रही है एग्जाम में, इसका मतलब क्या है कि सर यदि यहां पर 60% की मैं बात करूं, तो यदि मैं 7 का 60% निकालूं, मैंने कल की क्लास में बताया था कि आप किसी भी चीज़ का यदि 10% जब भी आप निकालना चाहें ना, तो आप क्या करें, एक के पहले दशमलव लगा दें। जैसे मैंने बोला आपसे कि मुझे 15 का 10% निकालना है, तो आप एक के पहले पीछे से बैक साइड से आप यहाँ से एक के पहले दशमलव लगा दें, तो 1.5 उसका 10% होगा। जैसे यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो 7 का 10% क्या हो जाएगा, एक के पहले दशमलव तो 0 या फिर 0.7 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका 60% यदि मुझे निकालना है तो उसका 6 गुना कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4.2। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे बोला गया है उसमें, देखो ये लाइन अपने से बोली थी कि 3:2 है, मतलब जो रेशियो है ना वो 3:2 है। किस किस का, बॉयज और गर्ल्स का, पास होने वालों का। तो सर ये पास की बात चल रही है, पास में ये जो रेशियो है वो बोल रहा है 3:2 है। तो सर हमारी नहर में हमको दिख रहा है यहाँ पर ये रेशियो 2 नहीं है, ये 2 की जगह क्या पर है, 4.2 है। मतलब कितने टाइम्स दिख रहा है यहाँ पर, 2.1 टाइम्स दिख रहा है। तो यहाँ पर भी ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 2.1 टाइम्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6.3 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज पास्ड इन द एग्जाम। एग्जाम में कितने परसेंट बॉय पास हो रहे हैं। तो देखें यहाँ पर हमको दिख रहा है सर बॉय कितने पास हो रहे हैं, 6.3 पास हो रहे हैं। और कितने में से, टोटल कितने बॉयज थे, 9 में से। और इसको परसेंटेज में ले जाने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन आपको यहाँ डायरेक्ट दिख रहा होगा 9 7 से कट रहा है, तो ये 70% यहाँ से आंसर आ रहा है, 70% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में? वीडियो को पॉज करके ध्यान से क्वेश्चन को समझें यदि नहीं आया हो तो, और इसकी जो मेथड्स मैंने करी उसको ध्यान से देखकर अपन समझें। ठीक है, क्वेश्चन को खुद से जरूर करके देखना एक बार ट्राई। अगला क्वेश्चन, the price of sugar is increased by 20%, by what percent must one cut down on the consumption of sugar so that no extra amount has to be incurred on sugar। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है ना भैया। ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। और ये आई थिंक 2019 के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल प्री में आया हुआ है, सीजीएल प्री में आया हुआ है, 2019 में प्री में आया हुआ है। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है कि शुगर की प्राइस में, अब यहां पर छोटा सा कंसेप्ट मैं समझा देता हूं आपको, ये कंसेप्ट को समझ लेना, है ना, ये कंसेप्ट को समझ लेना। एक कंसेप्ट समझ लेते हैं अपन। कंसेप्ट ये है कि तीन चीजें होती है, तीन बात को आपको ध्यान रखना मेरा। आपका जो भी एक्सपेंडिचर होता है ना, कुल खर्च, वो दो चीज पर डिपेंड करता है, प्राइस पर और कंजम्पशन पर। मतलब आप किस रेशियो में किस प्राइस की चीजें खा रहे हैं,
है ना। फॉर एग्जांपल आप चावल खाते हैं तो मैं बोलता हूं आप किस दर का चावल खाते हैं, किस प्राइस का चावल खाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा आपका खर्चा, और दूसरा डिपेंड करेगा कि आप कितना चावल खाते हैं, मतलब आपका प्राइस और कंजम्पशन पर डिपेंड करेगा, है ना। और जब भी यदि मैं बात करूं कि किसी केस में यदि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होना, एक्सपेंडिचर मतलब कुल खर्च हमको कांस्टेंट रखना होना, तो वहां पर प्राइस और कंजम्पशन का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। बाकी यदि मैं दूसरी बात करूं कि यदि मुझे प्राइस को कांस्टेंट रखना हो, यदि आप प्राइस को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो वहां पर ना जो बच रहा है एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। लेकिन यदि मैं तीसरी बात करूं कि मुझे कंजम्पशन को कांस्टेंट रखना है, कंजम्पशन में बदलना नहीं चाहता हूं, तो उस केस में एक्सपेंडिचर और प्राइस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा। तो हमने देखा कि सर सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि यदि मैंने बोला कि प्राइस जो है वो 3 से 4 हो गया तो यहां पर कंजम्पशन जो है ना वो 4 से 3 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई। लेकिन यदि मैं यहां पर बात करता हूं कि एक्सपेंडिचर का रेशियो यदि मान लो 3 से 4 दिया है तो कंजम्पशन भी 3 से 4 हो जाएगा, रेशियो सेम होगा। और यहां पर यदि देखो यहां पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सपेंडिचर यदि यहां पर 3 से 4 है तो यहां पर प्राइस भी 3 से 4 हो जाएगा। समझ में आई बात। मतलब आपको सिर्फ एक ये कंसेप्ट को ध्यान रखना है, इसमें इन्वर्सली होता है, बाकी जो दो होते हैं ना उनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो उसको ज़्यादा ध्यान से देखने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात समझ में आ गई। चलिए वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। ये क्वेश्चन में दिया था कि द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%। देखो ध्यान से सुनना, चीनी की कीमत में 20% की, प्राइस में 20% की वृद्धि हो रही है, प्राइस में 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। आगे क्या बोला है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की, खपत मतलब क्या होता है एक्सपेंडिचर में, देखो खपत मतलब कंजम्पशन, सॉरी कंजम्पशन में हम कितने प्रतिशत की कमी कर दें तो ताकि जो शुगर पर जो पूरा पैसा खर्च हो रहा है ना अमाउंट, वो बिल्कुल भी ना हो। वेट फॉर अ वाइल, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, तो यहां पर क्या बोला है कि हम कितना इंक्रीज कर दें, कंजम्पशन को कितना कम कर दें, क्योंकि देखो यदि प्राइस बड़ा है और आपको यदि कुल खर्च को नहीं बदलना है, आपको अपने एक्सपेंडिचर को नहीं बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, आपको खाना कम करना पड़ेगा। तो हमको देखना है कि कंजम्पशन कितना कम होगा। तो यहां पर किस चीज को नहीं बदलना है, आपको एक्सपेंडिचर को, मतलब कुल खर्च को नहीं बदलना है। और एक्सपेंडिचर को नहीं बदलना मतलब एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। और मैंने बोला था जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा, तो आप देखें एक्सपेंडिचर जब भी कांस्टेंट होगा तो मैंने बोला था यहां पर रिलेशन इनवर्स वाला लगेगा। यदि प्राइस इस अनुपात में हो रहा है तो कंजम्पशन उसका अपोजिट हो जाएगा, ये बताया था मैंने अभी। तो यहां पर सर प्राइस यदि 20% बढ़ रहा है, मतलब प्राइस 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 1/5 होता है। इसका मतलब 5 पहले प्राइस था, अब 1 बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई। तो सर यहां पर जो कंजम्पशन है वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर कंजम्पशन इसका अपोजिट हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा है कि कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा आपको, तो आप बोलेंगे सर कंजम्पशन यहां पर देखिए 6 से 5 करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा, 1, किस पर कम करना पड़ेगा, 6 पर। तो इसका मतलब क्या होता है 16 सही 2/3%, ये आपको पता होगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आई होप आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट को कॉपी में नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके, ये जो मैंने बैक में ये कंसेप्ट बताया था इसको, आगे मैंने जो बताया था इसको लिख लें ध्यान से, है ना, स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इस कंसेप्ट को ध्यान रखें क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और चांसेस हैं, है ना। ये एज इट इज़ मैंने प्री का क्वेश्चन लिया है डिक्टो, इस तरीके के आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब देखिए, अनु स्पेंड 68% ऑफ हर इनकम। भैया ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, किसी मेंस में आया, मुझे ध्यान नहीं है किस में आया, बट ये मेंस में आया है क्वेश्चन, भाषा बता रही है इसकी देखकर। अनु ने 68% अपनी मंथली इनकम का खर्च करती है। भैया अनु की बात चल रही है, अनु मैम की बात चल रही है, ये 68%, 68% जो है ना ये खर्च करती है। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं ये पूछता हूँ, आपकी जो भी आय होती है ना वो कहाँ कहाँ जाती है, मैं पूछता हूँ आपकी जो आय होती है वो कहाँ कहाँ जाती है। आप बोलेंगे सर वैलेंटाइन डे पर खर्च होती है, नहीं। ध्यान से सुनना, आपकी आय की बात चल रही है, एक्सपेंडिचर की मैं बात करता हूँ। आपकी जो कुल खर्च होता है वो कहाँ कहाँ जाता है, या फिर कुल खर्च की बात तो छोड़ो, मैं बोलता हूँ आपकी आय कहाँ कहाँ जाती, आपने कुछ कमाया तो वो कहाँ कहाँ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर आय से मैं 2 काम करूंगा, एक तो कुल खर्च करूंगा, कुछ खर्च करूंगा, और दूसरा क्या करूंगा, आप बोलेंगे सर दूसरा मैं कुछ बचत करूंगा। इन 2 के अलावा तो कुछ नहीं करेंगे ना। हाँ ठीक है, वैलेंटाइन डे पर आप जो भी करेंगे ना वो सभी किस में आ जाएगा, आपका खर्च में आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो आपकी जो भी आय होती है वो 2 जगह जाती है, एक तो खर्च पर जाती है और दूसरा बचत पर जाती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। वापस आ जाते हैं अपन अपने क्वेश्चन पे। तो इसमें बोला है कि अनु जो है ना वो अपनी आय का 68% खर्च कर देती है। तो देखो मैंने बोला आपकी जो इनकम होती है वो 2 जगह जाती है, कहाँ कहाँ पर,
एक तो आप क्या करेंगे, उसका एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्च करेंगे, है ना, और दूसरा क्या करेंगे, आप उस पर सेव करेंगे। दो चीज कर सकते हैं। तो बोला गया है कि अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। 68% खर्च करती है, ठीक है। और यहाँ पर 68% यदि खर्च कर रही है तो ऑब्वियस बात है सर, 100% में मान लेता हूँ 100 कमाती होगी। यदि 68 खर्च कर रही है तो यहाँ पर बचत कितनी कर रही होगी, तो आप बोलेंगे सर 32 बचत कर रही होगी। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इफ हर मंथली इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, यदि उसकी मंथली इनकम 20% बढ़ती है, इसका मतलब ये हुआ सर कि उसकी मंथली इनकम यहाँ पर 20% बढ़ रही है, मतलब ये बढ़ कर रही कितनी रही है, 100 का 20% 20 ही होता है, मतलब 20 बढ़ रही है, ठीक है। आगे उसने बोला है इफ हर मंथली सेविंग इंक्रीजेज बाय 9 सही 3/8, यदि हम उसकी मंथली सेविंग देखें, सबसे मेन बात यही थी भैया, इसी के कारण ये क्वेश्चन मेंस में आया था। और इसी तरीके के आजकल फ्रैक्शन आते हैं, नॉर्मल फ्रैक्शन अब नहीं आते हैं, है ना। तो इसको ध्यान से समझना। यहां पर बोला है 9 सही 3/8%। सबसे पहले आपको इसको फ्रैक्शन में करना होगा, क्योंकि ये परसेंटेज से अगर आप डायरेक्ट करेंगे ना पॉइंट में, तो आंसर आना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो 8 9 8 9 72 + 3 75/8 कर सकते हैं, है ना। इसको डायरेक्ट फ्रैक्शन से भी हम जा सकते हैं। और यदि परसेंटेज को हटाकर तो हम नीचे 100 लगा देंगे, 25 तिया हो जाएगा, 25 चुकू हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3/32 आ जाएगा। क्या ये फ्रैक्शन कितना हो गया, 3/32। इसका मतलब उसकी मासिक बचत कितनी है, यदि 32 वो कमाती तो उस पर वो 3 बचत कर रही है। क्या बोल रहे हैं, वो वृद्धि करने का बोल रहा है कि यदि 32 थी उसकी मासिक बचत तो उस पर वो 3 वृद्धि हो रही है, मतलब 32 पर 3 वृद्धि हो रही है। यदि यहाँ पर देखो 3 वृद्धि करने का बोल रहा है, उसने बोला ना कि उसकी जो सेविंग है वो इंक्रीज हो जा रही है 9 सही 3/8, और 9 सही 3/8 का मतलब मैंने अभी बता दिया कितना होता है, 3/32। मतलब यदि 32 वो बचत करती थी तो उस पर 3 बढ़ा रही है। यदि 3 यहाँ पर बढ़ा रही है तो सर यदि हमको आय अपनी टोटल 20 बढ़ी हुई है, उसमें 3 वो बचत अपनी जो बचत थी वो 3 बढ़ गई, तो सर ये 17 ऑब्वियसली बात है, ये 17 बड़ी होगी 100%, है ना। लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 17 वृद्धि हुई है, लेकिन प्रतिशत में जाने के लिए किस पर वृद्धि हुई है, तो आप बोलेंगे सर 68 पर वृद्धि हुई है। तो यदि मैं देखूं तो 17 एकम 17 चुकू होता है 68, तो आप देखेंगे सर 1/4 की वृद्धि हुई, और 1/4 परसेंटेज में इसको अगर हम ले जाएंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 25% की वृद्धि हुई। क्या बात समझ में आ गई, ये आंसर हो जाएगा आपका, 25% की वृद्धि हुई। तो आप देख सकते हैं ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। सिर्फ इसी 9 सही 3/8 ने ही आपको इस क्वेश्चन को टफ बना दिया, बाकी इसमें कोई खास बात नहीं थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखें अगला क्वेश्चन देखें, ध्यान से देखना भैया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और किसी ने मेरी क्लास अटेंड करी हो तो उसमें मैंने बताया भी था ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बहुत, है ना, और ये एग्जाम में आता है। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट समझो ध्यान से, फिर से न्यू कंसेप्ट समझो। देखो मैंने आपसे बोला P% ऑफ Q, इसका मतलब क्या है। तो आप बोलेंगे सर, इसका मतलब आप बोलेंगे कि सर P% तो कहीं भी जा सकता है। अच्छा परसेंट यहां पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब गुना में ही तो होगा ना, और कुछ थोड़ी है। अच्छा ये ऑफ का मतलब भी गुना होता है और यहाँ Q होता है, तो इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कैसे, जैसे यदि मैंने लिखा 2 3 6, तो क्या मैं इसको 3 2 नहीं लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि P% ऑफ Q है, तो क्या मैं यहां पर ये परसेंटेज को इसके पास नहीं भेज सकता हूं, इस परसेंटेज को यहां से रिमूव करके Q के पास भेज सकता हूं। तो क्या मैं P% ऑफ Y को क्या Q% ऑफ P लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जब भी एग्जाम में आएगा इस तरीके के क्वेश्चन में वो आपको उलझा सकता है, इस कंसेप्ट से आप उस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई, इस कंसेप्ट को अपनी कॉपी में लिख लेना। अब ये क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन में बोला है 78.5%, 78.5% 640 का, और उसमें यदि 36% और 785 में से मैं कुछ माइनस कर रहा हूं तो ये आ रहा है। आपको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है, इस x की वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखना, यदि मैं देखूं तो सर यहां पर वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं लग सकता है। कैसे लग सकता है कि यहां पर 785 दिख रहा है, यहां पर भी मुझे दिख रहा है, जैसे ये कॉमन दिखे घंटी बजना चाहिए आपके माइंड में, है ना। तो सर यहां पर देखो मैं ये बोल रहा हूं इसको 78.5 को क्या मैं 785 बटे में 10 लिख सकता हूं, और परसेंट यहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऑफ का मतलब गुना, 640 को यहीं रहने दो और यहां पर मैं परसेंट लगा दूं, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है, आप बोलेंगे। उसके बाद यहां पर मैंने 36% लिखा था, लिखे रहने दो, और आगे क्या लिखा था, गुना में 785, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होना चाहिए। चलो अब देखो मैं ये बोल रहा हूं कि ये 0 से 0 तो गया, तो सर यहां पर ये बन गया 785 गुना में 64%, 64%, और प्लस यहां पर भी मुझे 36% मिल गया, और
गुना में कितना मिल गया 785%। क्या मिल गया इतना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से आपको अब समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ से 785 दोनों में कॉमन है, तो क्या मैं कॉमन ले लूँ 785, तो अंदर क्या बचा 64% प्लस 36%। अच्छा, इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा ये, तो आप बोलेंगे सर ये 100%, तो 785 का 100% कितना होगा 785 ही होगा। होगा। अब क्वेश्चन में आगे बोला है कि उसमें से कुछ माइनस कर रहा है, देखो, और बराबर में दिया हुआ है 29 29 इंटू 21। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन देखो क्या क्या दिए हुए हैं, ये ऑप्शन ये दिए हुए हैं, इसमें देखो शायद यूनिट डिजिट से हो सकता है, क्योंकि सभी की इकाई अंक जो है ना वो अलग अलग है, डिफरेंट है। देखो यूनिट डिजिट, यदि यूनिट डिजिट डिफरेंट है तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो 5 में से मैं ऐसा क्या घटाऊं, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 9, और यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है 5। अच्छा, 5 में से मैं क्या माइनस करूं कि यूनिट डिजिट 9 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 6 ही कर सकते हैं। 6 को करोगे तभी देखो 9 आएगा, क्योंकि 5 में से 15 में से 6 जाएगा तो 9 आ सकता है, बाकी 1 करेंगे नहीं आएगा, 3 करेंगे नहीं आएगा, तो अपना आंसर ये हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। क्या क्लियर हो गई। तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। और मैंने आपको याद करो ये इस तरीके का बताया था मल्टीप्लिकेशन, कि जब भी इन दोनों को जोड़कर ये सम यदि 10 हो रहा हो और ये दोनों सेम हो तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 609। और यदि 785 में से 609 में माइनस करूंगा तो कहीं ना कहीं इसका आंसर 176 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। देखो, अ पर्सन बाइज 2 टाइप ऑफ राइस कॉस्टिंग 325 रुपए प्रति किलोग्राम। थोड़ा सा ये टफ लग रहा है मुझे क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2 प्रकार के चावल खरीदता है जिनके मूल्य क्रमशः इतने इतने किलो हैं। चलो भैया करेंगे, तो इसको करेंगे क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा, है ना, कैलकुलेटिव क्वेश्चन लग रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में बोला है एक व्यक्ति 2 प्रकार के चावल खरीदता है, ठीक है, और उसमें बोला है जिनके मूल्य क्रमशः 325 रुपए प्रति किलोग्राम और 195 रुपए प्रति किलोग्राम है। ये उनके मूल्य दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इतने इतने किलोग्राम वो खरीदता है, चावल की बात चल रही है। तो मुझे बताओ, यदि मैं यहां पर देखूं कि टोटल खर्च कितना कर रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर 325 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल कितने खरीद रहा है, तो आप बोलेंगे सर 720 किलो। तो कुल खर्च यहां पर इतना कर रहा होगा, ठीक है। मैं इसको कुल खर्च का अनुपात निकाल लेता हूं। दूसरा बोल रहा है कि सर 195 रुपए प्रति किलो का चावल कितने 675 खरीद रहा है, 675 किलोग्राम खरीद रहा है। क्या इतना समझ में आ गया, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आगे पूछ क्या रहा है ये देख लेते हैं। ही वॉन्ट्स टू अर्न 22% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट काइंड ऑफ राइस। पहले पर 22% राइस, ठीक है, अर्न कर रहा है। ओवरऑल 40% कर रहा है, ठीक है। सेकंड प्राइस को कितने पर बेचे, देखो ध्यान से। क्वेश्चन को डेविएशन से अपन कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। यदि मैं इसको 25 से काटूं तो ये 25 से कितनी बार कट जाएगा, 25 एकम 13, 4 थी 12, और 13 बार में ये पूरा कट जाएगा 25 से। यदि मैं इसको देखूं तो 25 25 27 बार में ये पूरा कट रहा है, क्योंकि 25 25 या 625 2 एक्स्ट्रा 27 बार में ये पूरा 25 से कट रहा है, ठीक है। चलो, अच्छा, इन दोनों को यदि मैं ध्यान से देखूं तो ये किससे कट रहा है, आई थिंक 9 से कट सकता है। क्यों 9 से नहीं कट सकता, 15 से कट सकता है, बिल्कुल। 15 एकम 15, 15 तिया 45, 15 चुकू 60, 15 अट्ठे 120 कट गया। ये 13 से ये 13 कट गया। अच्छा, यहाँ पर ये किससे कट जाएगा, 3 एकम 3 छंग 18, और कहीं पर गलती हुई है, 3 एकम 3 3 छंग 18, 3 9 में 27, सही है। 16:9 बन गया। अब ध्यान से सुनना, यदि इसका अनुपात 16:9 बना है और वो बोल रहा है कि 22% पर पहला वाला राइस बेचता है गेन पर, दूसरा वाला आपको पता नहीं क्या है, और ओवरऑल ना इस पर कितना गेन कर रहा है, वो 40% गेन कर रहा है। तो हम इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी कर सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं कि सर यहाँ पर ये 22 कर रहा है, तो इस हिसाब से यदि मैं यहाँ एलिगेशन लगाऊं तो सर यहाँ पर ये अंतर आ रहा है 18 का, और ये बोल रहा है अंतर कितना 9 का आ रहा है, तो कितने गुना, 2 गुना। तो सर यहाँ पर भी 2 गुना कितना हो जाएगा, 32। सर यदि यहाँ ये छोटा था तो ये बड़ा होगा, तो सर ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़कर 72। तो यहाँ पर वो कितने परसेंट गेन कर रहा होगा, 72% गेन कर रहा होगा। यदि यहाँ पर वो 72% गेन कर रहा है, और उसने पूछा क्या है, देखो 72% पूछता तो आंसर आ जाता, लेकिन उसने बोला कि ही शुड सेल सेकंड काइंड ऑफ राइस। सेकंड काइंड ऑफ राइस उसको कितने पर बेचना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 72% के लाभ पर बेचना चाहिए। वो है कितने का, तो आप बोलेंगे सर 195 रुपये का है। कितने का है, 195 रुपये का। तो 195 रुपये के वो आपको कितने में बेचना पड़ेगा, 195 रुपये वाले चावल को आपको 72% के प्रॉफिट पर। 72% का मतलब यही होता है। क्या बात समझ में आई। अच्छा, इसको क्या मैं किसी से काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकते हैं अपन इसको। यदि मैं काटना चाहूँ इसको तो 2 तिया जे, 2 से ही क्यों काट रहा हूँ, 4 से काट दो। 4 एकम 4 अट्ठे 32, और उसके बाद 4 25 जा, ये पूरा कट गया। 5 से काटेंगे 55 25, 5 से 15, 5 9 45,
देखो अब यहाँ पर एक चीज़ समझ सकते हैं अपन, यदि मैं इसको 10 बना दूँ 2 का गुणा करके, तो ये हो जाएगा 39 गुणा 36/10। इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, कहीं ना कहीं 6 9 या 54 4 आएगा, और यहाँ एक जीरो कट के एक के पहले दशमलव आएगा। एक के पहले दशमलव कितने ऑप्शन में दिख रहा है? सिर्फ एक ही में दिख रहा है। यही आंसर होगा दोस्तों, यही आंसर होगा, है ना। सॉल्व नहीं करना था। इस तरीके क्वेश्चन आते हैं ना, तो ज़्यादातर ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा देखा गया है कि 90% जो क्वेश्चन होते हैं ना आपके, वो या तो यूनिट डिजिट से हो जाएंगे, है ना, या फिर डिजिटल सम से हो जाएंगे, है ना, बस इन दो से हो जाएंगे, और नहीं होते तो फिर लास्ट में आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल डिक्रीज बाय 11% एंड टोटल डिक्रीज इन द एरिया ऑफ सर्कल इज। किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी होती है, तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में कुल कितनी कमी होगी? ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है ना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? ध्यान से सुनो, किसी भी चीज का जो एरिया होता है ना, उसकी पावर हमेशा 2 होती है, उसकी घात हमेशा 2 होती है। तो यदि मैं बोलता हूं, जैसे मैं रेक्टेंगल की बात कर लेता हूँ, आयत की बात कर लेता हूँ, यदि आयत की साइड मान लो L है ना, यदि आयत की साइड मान लो, आयत की रहने देते हैं, यदि मैं वर्ग की बात करूँ, तो वर्ग की एक साइड यदि मान लो S सेंटीमीटर है, S, ठीक है, तो उसका जो एरिया निकालना होगा वो क्या होगा? S इंटू एस हो जाएगा। तो वहां पर जो उसकी पावर आ जाएगी S इंटू एस, एस का वर्ग हो जाएगा, S स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं पावर कितनी है उसमें? 2 है। तो सर हमको यहाँ पर ये चीज़ देखकर समझ में आ रही होगी कि जब भी हमको स्क्वायर निकालना हो, मतलब जब भी हमको एरिया निकालना हो, तो पावर 2 हो जाएगी। और उसी प्रकार से यदि आपको वॉल्यूम निकालना हो ना, तो पावर 3 हो जाएगी। मतलब क्या है कि जब भी आपको, जैसे यहाँ पर रेडियस की बात चल रही है ना, तो रेडियस यदि r दी हुई है, रेडियस r है, यदि मैं इसके एरिया की बात करूंगा, तो एरिया कहीं ना कहीं क्या होता है इसका? पाई r स्क्वायर ही तो होता है, आर स्क्वायर ही तो होता है। अच्छा, ये जो पाई होता है ये तो कांस्टेंट होता है, तो इससे एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो पर, है ना। लेकिन फर्क किससे पड़ेगा? रेडियस से। मतलब पाई तो कभी चेंज हो गई नहीं, पाई की जो वैल्यू होती वही रहेगी, लेकिन फर्क किससे पड़ेगा? सिर्फ रेडियस से। यदि आपने रेडियस बदल दी तो ये बदल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया में रेडियस कितने बार आ रही है? 2 बार आ रही है। सर यदि एरिया में रेडियस 2 बार आती है, तो कहीं ना कहीं जब भी ये गुना होगा ना, तो इसका मतलब ध्यान से समझ जाना कि इसका मतलब होता है क्रमागत शेषफल, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। यही है सक्सेसिव रिमाइंडर, मतलब एक के बाद एक। जैसे पॉपुलेशन के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि पॉपुलेशन किस प्रकार से बढ़ती है, तो वो भी सक्सेसिवली बढ़ती है। पॉपुलेशन की यदि बात करें ना, तो वो भी सक्सेसिवली बढ़ती है। जैसे आप कहीं मॉल में जाएं, और वहाँ पर लिखा होता है डिस्काउंट कि 10% ऑफ, 2 बार 10% लिखा होता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 20% डायरेक्ट लिखा जाए? लेकिन ऐसा क्यों नहीं लिखा होता है? क्योंकि वहाँ पर उसको फायदा होता है शॉपकीपर को। कैसे फायदा होता है? यदि मैं बोलता हूं कि 2 बार आपको 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, आपने 100 रुपए की कोई चीज़ खरीदी, उस पर 2 बार 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो एक बार 10% का डिस्काउंट देगा तो वो चीज़ आपको 90 में पड़ेगी, और फिर उस पर 10% का होगा, मतलब 90 पर 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको 81 रुपये में वो चीज़ पड़ेगी। लेकिन यदि आप बोलते कि सर 10 डायरेक्ट 20% दे दो, तो उसमें क्या हो जाता? तो सर 100 रुपये की चीज़ पर डायरेक्ट 20% मिलता है ना, तो वो चीज़ आपको 80 रुपये में पड़ जाती। यदि वो चीज़ आपको 80 रुपये में पड़ जाती, तो फायदा आपको होता, दुकानदार को नहीं, इसलिए वो सक्सेसिवली लगाते हैं ना, तो वो सक्सेसिवली होता है। तो सर यहां पर भी इसका मतलब एक के बाद एक है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ना, जिसमें एक के बाद एक निकालना होगा, तो आपको करना क्या है? जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको या तो फॉर्मूले से कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसा बोला है उसमें कि 10% 11% रेडियस बढ़ रही है, किसकी? सर्कल की, कम हो रही है, सॉरी 11% रेडियस कम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? सर 11% कम होने का मतलब ये हुआ कि देखो इसमें बोला ना 11% 2 बार कम हो रही है, तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं कि सर पहली बार में 11% कम हो रही है, फिर 11% कम हो रही है, अब दोनों का गुना किया जाएगा, तो इसका जो फॉर्मूला है ना, वो बेसिकली ये होता है प्लस माइनस एक्स। मैंने कल भी बताया था, आई थिंक ये क्वेश्चन आया था, तो आप कल की वीडियो में देखना, पूरा समझ में आएगा। कल भी एक क्वेश्चन इसी पैटर्न का आया था, जिसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था। आप सक्सेसिव परसेंट का फॉर्मूला लगाकर उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सर यहाँ पर -11 क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस, और अगर इंक्रीज होता तो प्लस। तो यहाँ पर सर माइनस माइनस का गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 121, दोनों का गुना करके और नीचे 100 हो जाएगा। 2 हटाकर 2 के पहले दशमलव, ये हो जाएगा -22 प्लस का 1.21। तो कहीं ना कहीं ये 2 1 माइनस होगा, तो 6 9 या 7 9 आ रहा है। देखो यही 7 9 वाला ही आंसर होगा, यही आंसर है। क्या बात समझ में आ गई इतनी? चलिए अगले क्वेश्चन पे जाओ। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, देयर आर 3 फुल कंटेनर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, मिल्क और वाटर के, दूध और पानी के 3 कंटेनर हैं। दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए 3 कंटेनर हैं, उनके आयतनों का अनुपात।
आयतन का मतलब दिया जा रहा है वॉल्यूम, मतलब उनकी कैपेसिटी जो होती है ना, मतलब आप बोल सकते हैं ये, जैसे मैं बात करता हूँ किसी गिलास की, जैसे इस बॉटल की बात करता हूँ कि इस बॉटल का जो है ना आयतन कितना है, इस बॉटल का वॉल्यूम कितना है, तो इस बॉटल का वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये अपने अंदर कितनी चीज़ को स्टोर कर सकती है, वही इसकी कैपेसिटी होती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। 2 मिनट क्वेश्चन को देखो। पानी, देखें तो क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए 3 कंटेनर हैं, ठीक है, 3 कंटेनर हैं, उनके आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, उनके आयतनों का अनुपात है 7, 5 और 13, ठीक है। यदि इन कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः इतना, इतना और इतना है, ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया, मतलब 3 कंटेनर हैं, उसमें दूध और पानी किस रेशो में वो भी दे दिया गया, और उनकी क्वांटिटी कितने कितने वो उसके हैं वो भी दे दिया गया, उनमें रिलेशन दे दिया गया, ठीक है। उसमें बोला गया है कि यदि इन्हें एक साथ मिला दिया जाए, यदि इनको आप मिक्स कर रहे हैं एक साथ, तो फाइनली दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करिए। भैया फाइनली आपको दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। तो एक बात बताना मुझे, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर यदि आप देखें तो दूध और पानी आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 7, 5, 13 से थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, तो ऐसा ना करें आप, मुझे लगता है इससे डायरेक्ट भी हो सकता है ये। देखो 2, 3, आप एक काम करते हैं, इसमें पानी को ले लेते हैं, अपन पानी की बात कर लेते हैं। यदि मैं बात करता हूँ पहले कंटेनर में पानी कितना है, तो आप बोलेंगे देखो 3 कंटेनर है सर, पहला 7, दूसरा, पहला 7, दूसरा कितने लीटर का, मान लो 5 का है अनुपात, और तीसरा कितने का है, 13 का है। यहाँ पर मैं आपको एक मेथड सिखाता हूँ जिसका नाम है डेविएशन, ध्यान से सुनना, है ना। यहाँ पर यदि मैं पानी की बात करूँ तो पानी यहाँ पर कितना है, पहले वाले में आप बोलेंगे पानी 3 है, कितने में से, 5 में से, टोटल देखो 5 में से 2:3 दिया है, मतलब पानी 3 है 5 में से, 3 में से 5 पानी होने का मतलब क्या हुआ, 60% पानी हुआ, मतलब सर यहाँ पर पानी कितना है, 60%, यहाँ पर सिर्फ पानी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आगे बोला 47 और 53, तो पानी कितना है, 53, यदि 53 और 47 दोनों को जोड़ें तो सर 53 पानी है, कितने में से, 100 में से, तो 100 में से 53 मतलब कितने परसेंट पानी है, 53% पानी है। क्या मान लेंगे आप ये चीज़ को, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, 9:11, मतलब 11 पानी है, कितने में से, 20 में से, 20 में से 11 पानी होने का मतलब आई थिंक 55% होता है, क्या सॉल्व करके देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम डेविएशन लगा सकते हैं, और डेविएशन से ज़्यादा बेस्ट ये है कि आपने एवरेज में एक चीज़ पढ़ी होगी, वेटेड एवरेज बोल सकते हैं जिसको, आप इसमें कुछ भी मान सकते हैं। एवरेज का ये कंसेप्ट हो सकता है कि आप मान लेते हैं कि टोटल जो फाइनल होगा ना, उस फाइनल में जो पानी होगा ना, वो मान लेते हैं हम कि 60 होगा, कितना होगा, 60, तो आप बोलेंगे सर फाइनल में यदि पानी 60 है तो इसके हिसाब से तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम इसके पास गए तो ये बोलता भैया फाइनल में 60 पानी कैसे हो सकता, क्योंकि मेरे पास तो 60% पानी है ही नहीं, मेरे पास कितना परसेंट पानी है, 53, तो इसके पास कुछ कम है, तो ये बोलेगा भैया मेरे को कम कर दो, तो ये बोलेगा कितना कम है भैया, तो आप बोलेंगे 7 कम है, कितने का, 5 पर, 5 का, तो आप कितना कम कर लेंगे, 35 कम है। यहाँ पर इसके पास गए तो ये बोलेगा कितना कम हूँ मैं, 5 कम हूँ, कितने का, 13 का, तो कितना कम है, 65 कम है। लेकिन ये जो पूरा है ये कितने में बटेगा भैया, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो ये सभी में बढ़ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, चलो। तो सर 60 में से जब इसको देखेंगे तो ये 100/25 आ जाएगा, मतलब इसको मैं काट दूं तो ये सर 4 कट जाएगा, 25 चुकू, ठीक है, 25 चुकू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 56%, मतलब उसमें फाइनल में 56% पानी है। और 56% पानी का मतलब क्या होता है, इनमें से देख लो कौन सा 56% पानी है, 56% पानी, 9 चुकू 56, यही एक है जो 56 का मल्टीप्लाई, पानी की बात चल रही है ना, ये नहीं होगा, 28 दूनी 56, यही ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि देखो 56% यदि पानी करना है तो सर 44%, 44 और 56 आ जाएगा रेशो, तो इसको काटेंगे तो कहीं ना कहीं ये 11 और 4 चुकू 16, 11 और 14 आएगा, पहला ऑप्शन आपका आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। पेन कॉपी लेकर बैठे हैं और ये रजाई में ओढ़कर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, जाग कर बैठो और पेन कॉपी लेकर बैठो, देखो नहीं ध्यान से, देखने से कुछ नहीं होगा, देखने से कुछ होता है क्या, वीडियो को, मैथ्स की वीडियो को ऐसे देखना नहीं है, ठीक है, पेन कॉपी लेकर बैठे। चलिए देखें, एग्ज़ाम आ चुके हैं भैया, नेक्स्ट मंथ में प्रैक्टिस कर लो दबाकर, है ना, फिर क्या ही है जीवन में आपके। देखें, राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, ठीक है, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, बचत में 10% की कमी होती है, तो खर्च में कुल कितनी वृद्धि होगी भैया। ये अगेन उसी पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगेन उसी प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें मैं आपको वेटेड एवरेज लगाकर बताऊंगा, ठीक है, वेटेड एवरेज बोल सकते हैं अपन, ठीक है, या फिर डेविएशन से भी हम इसको कर सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि, क्या बोला है, क्या बोला जल्दी देखो,
क्वेश्चन में बोला है राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। भैया वही आय मतलब इनकम, उसमें से हम क्या करते हैं एक्सपेंडिचर मतलब जाए, और तीसरा क्या करते हैं बचाए। तीन ही तो काम होते हैं, आय जाए और बचाए। आय में से जाए और बचाए, दो ही काम करते हैं आप। तो सर इनकम आपकी आई, उसको आपने खर्च किया, और तीसरा सेव करेंगे आप। उसके बाद आगे क्या बोला है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। भैया करा दो उससे 80% खर्च, क्या दिक्कत है ना। तो आपने बोला सर उसने 80% खर्च कर दिया। यदि उसने 80% खर्च कर दिया, मान लो इनकम यदि उसकी 100 थी, तो बचत कितनी कर रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर 20 कर रहा होगा। क्या इतनी बात क्लियर होगी? बोलो सभी तेज, हो गई क्लियर? चलो उसके बाद क्या बोला, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती। आय में 12% की वृद्धि होने का मतलब क्या है सर, कि सर ये यदि 12 बढ़ गया, तो आगे क्या बोला उसने कि बचत में 10% की कमी होती है। बचत में 10% की कमी, अच्छा 20 का 10% कितना हो जाएगा, तो 20 का 10% कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 2, एक जीरो हटा देंगे। यदि जीरो नहीं होता तो एक के पहले पॉइंट लगा देते, लेकिन यदि जीरो है तो जीरो को उड़ा देंगे। तो सर यहां पर इसका 2 हो जाएगा, क्या 2 की बचत कर रहा है। यदि 2 की बचत कर रहा है सर, यहां पर यदि ये 2 बढ़ रहा है, हमको तो 12 बढ़ाना है, कुल आय 12 बढ़ी है। यदि उसने सेविंग 2 बढ़ा दी, तो सर यहां पर 100% 10 ही बढ़ाई होगी। बोलो 10 ही बढ़ाई होगी ना। अब आगे क्यों पूछ रहा है, कम करिए ना, 10% की कमी कर दी। एक सेकंड, ये कम करा है, ठीक है, ध्यान रखना है, इसको कम करा है। सेविंग 10% कम करिए, मतलब 2 कम करिए। अच्छा आय टोटल अगर आपको 12 बढ़ाना है और सेविंग आपने 2 कम कर दी है, तो कहीं ना कहीं आपको इसको 14 बढ़ाना पड़ेगा ना। आपको एक्सपेंडिचर को 14 बढ़ाना पड़ेगा ना, तब तो ये 12 बढ़ पाएगा। तो आप बोलेंगे सर क्या पूछा उसमें, उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आप बोलेंगे सर 14 की वृद्धि होगी खर्च में। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होता है ना। उसके बाद कितने पर, 80 पर। वो परसेंट में जाने के लिए 100 का गुना कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? चलो तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 जा, ये 5 जा, 14 पंजे 70/4। और 70/4 का मतलब क्या होता है, इनमें से कुछ दिख रहा क्या, 70/4, हाँ 4 एकम 4, 4 70, 17.5 दूनी, ठीक है 35 दूनी 70 ही तो होता है। इतना छोटा सा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो। लिखो अगला, अगला देखो। इन अ सिटी, किसी शहर में, क्या है शहर में, 68% जनसंख्या, जनों की संख्या जो है वो साक्षर है, ठीक है, जिसमें पुरुष और महिलाएं का अनुपात 11:6 है। अच्छा ठीक है, साक्षर महिलाओं का निरक्षर महिलाओं के साथ अनुपात 8:3 है। यदि शहर में कुल पुरुष की संख्या 15,250 है, पुरुष की संख्या 15,250 है, तो शहर की कुल महिला खोजें। कैसे क्वेश्चन पूछता, महिला खोजे, महिला खोजने की बोल रहा है। देखें अब यहाँ पर क्वेश्चन को, इनको क्या ही क्वेश्चन बना लेते हैं ये, मतलब एसएससी वाले। देखें क्वेश्चन में बोला है कि किसी सिटी में 68% पॉपुलेशन लिटरेट है। लिटरेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो, लिटरेट का मतलब होता है पढ़ी लिखी। यदि मैं बोलता हूं सर 68% पढ़ी लिखी हैं, तो सर बची हुई 32 क्या होगी, गवार होगी। तो सर ये कौन है, लिटरेट है। तो अब इसको क्या लिख देंगे सर, ये लिटरेट है, ठीक है। तो इलिटरेट कितनी होंगी, जो अपढ़ी लिखी होगी, है ना, जो पढ़ी लिखी नहीं होगी, वो 32 होगी। अब आगे क्या बोला है, इन विच द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इज 11:6। 11:6 मेल और फीमेल का रेशियो है, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन करा है क्या अपन ने, कर लिया होगा, देख लो डबल। द रेशियो ऑफ लिटरेट फीमेल टू इलिटरेट फीमेल जो है वो 8:5 है। भैया लिटरेट से इलिटरेट फीमेल का जो अनुपात है ना, वो 8:5 है, ठीक है। उसके बाद बोला है, देखो उसमें एक चीज समझ के चलना, द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल 11:6 है, मेल और फीमेल का अनुपात 11:6 है। उसमें क्वेश्चन में बोला था 68% पॉपुलेशन लिटरेट है, ठीक है, इलिटरेट 32 आ गई है। यदि बोला मेल और फीमेल की 11:6 है, रेशियो ऑफ लिटरेट फीमेल टू इलिटरेट फीमेल 8:5 है, और कुछ नहीं बोला क्या? कैसा क्वेश्चन लग रहा है ये, 68% फीमेल है, ठीक है। इन विच रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल, मेल से फीमेल 11:6 है, 11:6 है मेल से फीमेल। देखो भैया जो 68% लिटरेट पॉपुलेशन है ना, 68% जो पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है ना, उसमें 11:6 में महिलाएं और लड़के हैं, ठीक है, लड़के और लड़कियां हैं। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर यदि लड़के और लड़कियां की बात कर रहे हैं अपन, तो कौन कौन महिला है और पुरुष है, ठीक है। तो मेल और फीमेल की बात चल रही है, और मेल और फीमेल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 11:6। यदि 11:6 में इसको बांटना है, तो कहीं ना कहीं 17 का 4 गुना ही तो है 68, तो 11 का 4 गुना 44 मेल हो जाएंगे, और 6 का 4 गुना 24 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? अब आगे क्या बोला, यही इंपॉर्टेंट लाइन है, द रेशियो ऑफ लिटरेट फीमेल, मतलब लिटरेट फीमेल कौन सी है सर, ये तो लिटरेट हो गया, और लिटरेट में भी फीमेल कौन सी आ गई, ये लिटरेट फीमेल का इलिटरेट फीमेल के साथ। इलिटरेट फीमेल मतलब सर यहां पर भी मेल है और यहां पर भी फीमेल है, तो इलिटरेट फीमेल ये हो गया, तो इसका इसके साथ अनुपात क्या दिया हुआ है,
8:5, मतलब यदि सर ये 8 है तो ये 5 होना चाहिए, तो सर ये 8 का 3 गुना है तो ये 5 का 3 गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 15। यदि ये 15 है तो ये कितना होना चाहिए 17 होना चाहिए। चलो अब क्या पूछा है, इफ टोटल नंबर ऑफ मेल इन द सिटी इज 15,250, यदि टोटल नंबर ऑफ मेल 15,250 है, यदि टोटल नंबर ऑफ मेल 15,250 है, तो आप देखें हमारी नहर में मेल कितने दिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर मेल यहाँ पर 17 है और यहाँ पर मेल 44 है। तो सर टोटल यदि मेल को हम देखा जाए तो हम 44 में पहले 20 को जोड़ देंगे, मैंने बताया था 64, और उसमें से 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 61। हमारी नहर में सर 61 है और उसकी नहर में कितना है 15,250। क्या बात समझ में आ गई, हमारी नहर में 61 है और उसकी नहर में 15,250 है। उसने क्या निकालने का बोला है, टोटल नंबर ऑफ मेल तो दिए थे निकाल दिए, उसके बाद फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन द सिटी, फीमेल कितनी है टोटल सिटी में, तो आप बोलेंगे सर 24 और 15, 24 और 5 29, 10 39, कहीं ना कहीं 13 का मल्टीपल आंसर हो रहा है ना, 39 मतलब 13 का मल्टीपल होना चाहिए ना। तो देखो यहीं से देखते हैं, 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65, ये हो रहा है ऑप्शन, 13 एकम 13 104, ये भी हो रहा है ऑप्शन, 13 91 ये नहीं हो रहा है 13 से, 13 78 6 65 ये भी हो रहा है, 3 ऑप्शन हो रहे हैं भैया, तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक तो रिजेक्ट कर दिया अपन ने, ठीक है। चलो 13 से होना चाहिए 100%, 3 से भी होना चाहिए आई थिंक, तो 3 से देखो 7 5 12 ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है 3 से, ये हो रहा है कि 5 4 9 8 ये भी नहीं हो रहा है, सिर्फ यही हो रहा है, आंसर मैच कर लेते क्या यही है। चलो तो सर यहाँ से हमको निकालना कितने की कीमत है 24 39 की कीमत, तो सर ये 15,250 किसके बराबर है 61 के बराबर है, और आपको 39 की कीमत निकालना है। 61 से काट देते हैं सर, 61 से कितनी बार कटेगा देखो ध्यान से, 61 एकम 61, 61 दूनी कितना हो जाएगा 122, 3 बचा 305, 61 पंजे 6 पंजे 30 5 250 हो जाएगा। अच्छा 0 25 90, 25 90 हो जाएगा 225 का 5 22 यहाँ 25 दिया 75, 75 2 77 और 97, देखो यही आंसर आ रहा है ना। तो हम डायरेक्ट कर सकते थे यूनिट डिजिट से, ये जो 39 का मल्टीपल था मतलब 13 और 3 का दोनों का होना चाहिए था, तो सर यही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सॉल्व करना ही नहीं था इसको। क्या बात समझ में आ गई, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है ए एंड बी स्पेंड 60% एंड 75% ऑफ हिज इनकम, ठीक है। इफ द सेविंग ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, देन बाय व्हाट परसेंट इनकम ऑफ ए इज लेस देन द इनकम ऑफ बी। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, फटाक से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% खर्च, यदि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है, जब भी देखो ये लाइन को ध्यान रखा करो, ए की बचत और यहां पर बी की तुलना में कर रहा है, देखो ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है, ये भी ठीक है। देखो अब ध्यान से बोला ए और बी की अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं, ठीक है। ए और बी है, उनकी जो भी आय है ना वो उनमें से 60% और 75% खर्च करते हैं, ठीक है। तो इसको कर कैसे सकते हैं आप बताएं, देखें फटाक से क्वेश्चन को ट्राई करें एक बार, किस तरीके से कर सकते हैं। ए और बी अपनी अपनी आय का 60%, सॉरी 60 नहीं, हाँ 60% और 75% खर्च कर रहे हैं, और यदि मैं बोलता हूँ कि उनकी बचत ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक, किस तरीके से करेंगे देखो। करा ट्राई क्या, ए और बी अपनी स्पेंड, देखो ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं, यदि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है। देखो भैया ए और बी की बचत की बात कर रहा है, उन दोनों में वो रिलेशन दे रहा है कि वो देखो जो भी हो, हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 कॉलम बनाते हैं, एक तो इनकम का बनाते हैं, ठीक है, और दूसरा बना लेते हैं एक्सपेंडिचर का, ठीक है। क्या बोला, इनकम ही बोला ना और एक्सपेंडिचर का, ठीक है। स्पेंड 60%, ठीक है, स्पेंड करता है, स्पेंड को मैं एक्सपेंडिचर लिख लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, एक्सपेंडिचर लिख लिया कुल खर्च, उसके बाद चलो और लास्ट में वो सेविंग करेगा जो भी होगी उससे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, इसको अपन रेशियो से करते हैं, है ना, ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूँ ए और बी स्पेंड 60% एंड 75% ऑफ हिज इनकम, भैया 60%, ए अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो ए यदि अपनी आय का 60% खर्च करता है तो 60% का मतलब तो कितना होता है सर, आपको पता है 60% का मतलब 3/5 होता है। तो ए यदि अपनी आय का 3/5 खर्च करता है, मतलब यदि 5 कमाता है तो 3 खर्च करता है, तो बचत कितनी करेगा
2 की करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इफ द सेविंग ऑफ 75%, बी के बारे में बोला ना, देखो बी स्पेंड 75%, तो 75% का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं 25% मतलब 1/4, तो 75 मतलब 3/4 होगा। ये लाइट बंद करने दो यार, थोड़ा सा लाइट तेज आ रहा था। देखो, तो यदि 75% का मतलब 3/4 होता है, तो सर 3/4 खर्च कर देता है। यदि आय उसकी 4 है तो 3 खर्च करता है, तो बचत कितनी करता होगा, ऑब्वियसली 1 करता होगा, 1 की बचत करता होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब क्या बोला है उसमें कि इफ द सेविंग ऑफ ए इज 20% मोर देन द सेविंग ऑफ बी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यदि ए की सेविंग बी से 20% ज्यादा है, ए की सेविंग बी की सेविंग से 20% ज्यादा है, तो सर ए की सेविंग कहां पर, ये, और ये क्या है, बी की सेविंग से 20% ज्यादा है। इससे 20% ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि सर ये 20% ही ज्यादा होगी, इसके अलावा तो कुछ ज्यादा नहीं होगी ना। उसने इनकम के बारे में पूछा है आपसे, यदि ये 20% ज्यादा होना चाहिए, तो सर सबसे पहला काम क्या है, अपने को इनको सेम बनाना है। तो सर इस पूरे में पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये देखो ये सेम बन जाएंगे, बन गए। अब उसने बोला है कि उसकी तुलना में 20% अधिक है, कौन की, क्या बोला है, बाय व्हाट परसेंट, सॉरी क्या बोला है, इफ द सेविंग ऑफ ए इज 20% मोर देन बी। ए की जो सेविंग है वो बी से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा का मतलब ये हुआ कि यदि ये 5 है तो ये 6 है, तो यदि इस अनुपात में बनाना है तो इनका गुना कर देंगे हम, ठीक है। तो मतलब यहां पर कुल इतने का गुना करना है और यहां पर इतने का गुना करना है। तो हमको किससे मतलब है, हमको सिर्फ ए से मतलब है। तो सर ए में जब यहां पर आय से मतलब है ए की, क्योंकि आय की तुलना का पूछा है, तो जब 6 का गुना यहां पर होगा तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 30, और यहाँ पर 5 का भी होगा और 2 का भी होगा, दोनों का गुना करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10 चुकू 40, तो इनका ये अनुपात आ जाएगा क्या, अच्छा अनुपात को हम बदलेंगे तो 3 से 4 आ जाएगा। क्या पूछा उसमें कि ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो आप बोलेंगे सर 1/4 मतलब 25%। आ गया क्या समझ में? क्वेश्चन ध्यान से करना था, बीच में हमको कोई काम ही नहीं था, है ना। आई होप आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, if the length of rectangle is increased by 40%, breadth decreased by 20%, अगेन वही क्वेश्चन मैंने बोला ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं, है ना, जिसको हम सक्सेसिव परसेंटेज से समझ सकते हैं। तो अगेन यही क्वेश्चन आपको देखना है, देखो फटाक से इसको किस तरीके से कर सकते हैं। वही मैंने फॉर्मूला बताया था एक्स वाई वाला, उसको लगाकर आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखें क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40%। देखो अगेन एरिया के बारे में बात कर रहा है, देखो एरिया की पूछ रहा है, मैंने बोला ना क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है, और क्षेत्रफल कहीं ना कहीं आयत का भी लेंथ गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो जब ये गुना बीच में आ जाए ना, मैंने बोला था कि जब भी ये गुना बीच में आ जाए तो 100% वहां पर सक्सेसिव लगेगा, और सक्सेसिव जब 2 बार लग जाता है ना, एरिया वाले में तो 100% 2 बार ही लगेगा। तो वहां पर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1000 बार ये बता चुका हूं मैं आपको, है ना। एक्स प्लस माइनस वाई, यहाँ पर प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? यही कर सकते हैं। तो सर यहाँ पर भी हम यही अप्लाई करेंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ पर क्या बोला है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 40% तक की बढ़ा दिया जाए और इसकी चौड़ाई को 20% तक घटा दिया जाए, तो सर पहले ये 40% मान लो, एक्स 40% बढ़ा दिया, फिर 20% घटा दिया। अच्छा यहाँ पर 40 और 20 का गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अच्छा बटे में कितना हो जाएगा, 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 40 में से 20 गया 20, 20 में से 8 गया 12, तो 12% का क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? इस तरीके से अपन कर सकते हैं 40 में से, ठीक है। चलो अगला देखो, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40%, शायद ये वही रिपीट कर दिया क्या बाबा ने, ठीक है ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। वी आर दी पुतला ऑफ गलती, ओके सो डोंट वरी अबाउट गलती। चलो ये क्वेश्चन देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ अ नंबर इज 198, दो संख्याओं के बीच का, देखो ये क्वेश्चन का लेवल है ना, कुछ क्वेश्चन आपको टफ भी लग रहे होंगे, कुछ इजी भी लग रहे होंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस चल रही है। तो प्रैक्टिस में सभी दाव आपको खेलते आना चाहिए, है ना। तो कुछ क्वेश्चन इजी भी होंगे, कुछ टफ भी होंगे, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिंता किसके समान होती है, चिता के समान होती है। तो डोंट टेक चिंता, बस प्रैक्टिस करो अपने साथ, ठीक है। चलो देखो, हाँ देखें, इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 62% ऑफ अ नंबर, देखो क्वेश्चन को जूम कर दिया मैंने, अब दिख रहा होगा। यदि किसी नंबर का 62% और 62% और 80% का जो अंतर है वो 198 दिया, इसको डायरेक्ट करेंगे अपन। देखो यदि सर 198 मैंने मान लिया वो संख्या है, ज़्यादा मोटा हो गया, 198 वो संख्या है, वो बोल रहा है यदि एक ही संख्या के 62% और 80% का अंतर दिया हुआ है 198, मतलब सर हमारी नहर में तो 62 और 18 का अंतर कितना हो रहा है, 18 हो रहा है।
वो बोल रहा है देन द डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56%। तो 92 और 56% के बीच का अंतर निकालिए। तो 92 और 56 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो सर यहाँ पर हमको 36 की कीमत निकालना है, तो कहीं ना कहीं इसका 2 गुना ही तो करना है। 198 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 396। देखो आंसर 396 ही आंसर है आपका। क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। इफ द इनकम ऑफ ए 60% लेस देन ऑफ बी द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60%। ये क्वेश्चन भी है थोड़ा सा जबरदस्त, मजेदार, दार मजेदार। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था, मेरे को ऐसा लग रहा है तुम लोगों को कल ये क्वेश्चन कल की पीडीएफ में भी था। खैर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लो डबल, है ना, क्या जाने वाला है आपका। बोला है ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। ए की आय और बी की आय, दो लोगों की बात चल रही है आय की। ए की आय और बी की आय, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, ठीक है। ए का व्यय मतलब खर्च बी के व्यय से 60% के बराबर है। यही लाइन ध्यान से सुनने वाली है। ए का व्यय बी के 60%, ठीक है, ये भी नहीं है इतनी कोई काम की। यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है, यही लाइन काम की है। ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है, तो सर मैं मान लेता हूं यहां पर खर्च एक्सपेंडिचर ई। वो बोल रहा है ए की आय मतलब ये बी की खर्च के 70% के बराबर। यदि बी का खर्च मैंने 100 मान लिया, तो सर ये 70% के बराबर क्या 70 ही हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, अब यहां पर आ जाओ वापस। मैंने ऐसा क्यों करा, आप जब भी एग्जाम में ध्यान रखना, इस तरीके से क्रॉस रिलेशन होना, तो ये क्रॉस रिलेशन में पहले फिट बिठा लो, उसके बाद सॉल्व करो क्वेश्चन को, ठीक है। आगे थोड़ा सा नहीं तो पॉइंट में लाने में दिक्कत होगी आप लोगों को। क्वेश्चन में बोला है कि ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। ए की आय बी की आय की तुलना में 60% कम है, मतलब सर ये कितनी रही होगी? ये 40% ही तो है कहीं ना कहीं, ये 40% है। तो हमको निकालना कितनी है? सर ये ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, मतलब 40% है, तो हमको निकालना 100% है। क्या बात समझ में आ गई? तो 20 दूनी 20 पंजे और 35 पंजे 175, तो ये कितना आ गया? 175 आ गया। क्या बात क्लियर हो गई? किसका आ गया? ये बी की आय आ गई। उसके बाद क्या बोला है, एक लाइन और बोलिए देखो। बी का व्यय 60% के बराबर है, ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। ए का जो खर्च हो रहा है ना वो बी का 60% है, तो लो ये 60% हो गया। अब क्या पूछा उसने हमसे कि ए की बचत और बी की बचत का अनुपात। तो सर सेविंग हमने देखो रिलेशन दोनों में बिठा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है माइनस करने में। तो इनका माइनस करा तो 10 आ गया, यहाँ पर इनका माइनस करा तो कितना आ गया? 75 आ गया। दो आ तो गया है अपना आंसर 15। क्या बात समझ में आ गई? इसको सॉल्व नहीं भी करते समझ में आ रहा था सर 15 कहीं ना कहीं होना चाहिए, 7 कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, ये कुछ नहीं जम रहा था, है ना। ये तो कतई नहीं होगा। 5 कहाँ से आ गया, 3 कहाँ से आ गया, यही आंसर होगा। चलिए अगला, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, यदि नहीं आया हो तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लें, ठीक है। ड्यू टू फॉल इन मैन पावर प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री डिक्रीज बाय 40%, बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। कहीं ना कहीं ये इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशन वाला ही है ना, जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी पहले भी मैंने बता चुका। शक्कर वाला एक शुगर वाला क्वेश्चन आया था उसमें। देखें यहाँ पर बोला ड्यू टू फॉल इन मैन पावर, यदि जनशक्ति में गिरावट के कारण एक कारखाने में उत्पादन 40% तक कम हो जाता है। आप ये बात समझ रहे हैं कि यदि मैन पावर कम हो जाएगी, मुझे ये बताएं कि किसी भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन दो चीज़ पर डिपेंड करता है। किस किस पर? एक तो मैन पावर पर, और दूसरा वो कितने घंटे काम करते हैं उस पर, वर्किंग आवर कितना है उनका, है ना, और मैन पावर कितनी है। तो सर यदि मैं बताओ कि यदि इसमें बोला है कि प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री डिक्रीज बाय 40%, प्रोडक्शन 40% कम हो जा रहा है, इसका मतलब सर प्रोडक्शन किस चीज़ से कम हो रहा होगा? और उसने बोला है कि ओरिजिनल प्रोडक्शन रीस्टोर ओरिजिनल, मतलब वापस आपको उस पर ही जाना है। और उसने बात करी वर्किंग आवर को कितना बढ़ा दें, मतलब कितने घंटे बढ़ा दें। एक बात बताओ, यदि फैक्ट्री में प्रोडक्शन 40% कम हो गया है तो उसको 40% वापस बढ़ाना पड़ेगा ना, तो हम वापस उसी पर रह जाएंगे जहां पहले थे हम, है ना। तो देखो 40% की यदि कमी होगी तो 40% का मतलब आपको सबको पता है कितना होता है, 2/5। मतलब कोई चीज़ यदि 5 थी तो वो 2 कम हो गई तो कितनी हो गई? 3 हो गई। यदि मुझे इसको वापस वहीं रीस्टोर करना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे सर 2 बढ़ाना पड़ेगा। कितने पर? 3 पर। अच्छा सर 1/3 का मतलब 33.33% होता है, तो उसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 66.66% हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज अपने देखिए कितने क्वेश्चन हो गए हैं, अपन देख सकते हैं 15 क्वेश्चन के समथिंग अपन ने आज प्रैक्टिस करी है ना, और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको इन क्वेश्चन से, ठीक है। दोस्तों ऐसा है कि ये प्रैक्टिस यदि आपको पसंद आई हो ना तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आज की क्लास इतना ही करते हैं। चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो सही लगा हो ना कमेंट में लिखकर बताएं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ताकि आपका ये जो लाइक होता है ना,
ये हमको मोटिवेट करता है नेक्स्ट टाइम बनाने के लिए वीडियो, है ना। तो आप लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टेटस पे लगाएं ना, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज विदा लेते हैं आप लोगों से। अपना ख्याल रखिए, ठीक है। सभी को श्री राधे राधे। थैंक यू सो मच।